इम्पोर्टेंट था और ऑफिसर नहीं रीड करने बोले सर। इम्पोर्टेंट ठीक है हाँ हाँ तभी तो फटाफट हो जाएगा। एजुकेशन एंड अपील मतलब अब यही कि इधर अभी आपके खिलाफ कोई ऑथराइज्ड पर्सन या तो कोई अपना बंदा कोई तरीके से तुम्हारे खिलाफ कोई डिसीजन लेता है, अपील होगी। उसके पहले एजुकेशन में वही एजुकेटिंग ऑफिसर डायरेक्टर ये वो बंदा हम लोग पकड़ेंगे, वो पकड़ा के लिए जो भी डिसीजन जो भी अपने रूल्स रेगुलेशन होंगे उस हिसाब से तुम्हारा काम होगा। अरे यार इसको पॉज करो, ये बंद करो। चलो अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी सबसे पहला। अब एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एजुकेट द ऑफेंसेस या कोई भी तरीके से कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द लॉ। तो ये सेक्शन 16 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एज मेनी एजुकेटिंग अथॉरिटीज एज इट में थिंक फिट फॉर होल्डिंग इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 13। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया, सिर्फ इतना ही मार्क करना, आगे कुछ भी नहीं। Next paragraph, in case a complaint has been made in respect of a person alleged to have committed the contravention, such person shall be given reasonable opportunity of being heard before imposing any penalty. Adjudicating authority has discretion to demand from the person against whom a complaint is made a bond or guarantee for such amount as it thinks fit, if he is of the opinion that such person likely to abscond or evade the payment of penalty if imposed. Simple. कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया ऐसे बताओ। वो बंदे को पकड़ा, अपने को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, पैसा डिमांड किया, अगर हमें लग रहा है कि ये पैसा नहीं देगा और भाग जाएगा तो उससे कोई सिक्योरिटी कोई बॉन्ड कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा लेंगे। ठीक है नेक्स्ट मतलब उसके पास नहीं हुआ क्या कुछ ऐसा गारंटी पर ये बंदा फॉरेन करेंसी में गड़बड़ कर रहा है, पैसा होगा तभी तो कर रहा है वैसा। बाकी इसका वही जायदाद सारी एस्टेट सारा अटैच करवा देंगे और क्या करेंगे। ठीक है अपील टू स्पेशल डायरेक्टर अपील्स। अभी एजुकेटिंग अथॉरिटी जो भी एजुकेटिंग अथॉरिटी होगी उसने कोई डिसीजन लिया है उससे हम नाखुश हैं तो हम अपील करेंगे। किसको करेंगे? स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को। ये दोनों पैराग्राफ्स मार्क होंगे। सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट provides for appointment of one or more special director appeals to hear appeals against the orders of the adjudicating authorities. In this context, the central government has been empowered to appoint by notification special director appeals specifying their jurisdiction over matters and places. ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन कर देता है कि भाई वो बंदा की अथॉरिटी कहाँ है और किस हिसाब से है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट एन अपील टू स्पेशल डायरेक्टर मे बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट एक्टिंग एज एजुकेटिंग अथॉरिटीज। डीई वाले बंदे डायरेक्टर इन्फोर्समेंट असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट ये लोग काम कर रहे हो सकते हैं एज एजुकेटिंग अथॉरिटीज। तो हमें कौन सा बंदा एज एजुकेटिंग अथॉरिटी हो याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी का अपील इसको स्पेशल डायरेक्टर अपील्स को किया जा सकता है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद फीस और स्पेशल डायरेक्टर अपील्स हैज हाउएवर बीन एम्पावर्ड टू एंटरटेन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। कितना पीरियड है? 5 days 45 days सॉरी। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट? एस्टैब्लिशमेंट है कार्ड नहीं पढ़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट भी क्या करना है तो बना है तो सुन रहे बस। एस्टैब्लिशमेंट अब अपील आएगा, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो तुम्हारा एजुकेटिंग का अपील करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर के पास गए, इन लोग का अपील करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ, देखो इन लोग का मैंने बोला क्यों, बाय एन ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी अदर देन दोज रेफर्ड इन दिस और स्पेशल डायरेक्टर। दोनों के खिलाफ आपको जरूरी नहीं है कि आपको एजुकेशन के बाद डायरेक्टर के पास ही जाना है, आप इसके पास भी जा सकते हो सीधा टू दी अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके पास आप जा सकते हो, जाते क्यों नहीं हो? क्योंकि ये लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, याद है 50% करवाते थे, यहाँ पर 100% करवा रहे हैं। ठीक है तो नेक्स्ट हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया अपीलेट ट्रिब्यूनल का फर्स्ट पैराग्राफ। क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल आप चले गए, ये आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है, उस ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू वाला, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ प्रोवाइडेड वाला, provided that any person appealing against the order of the adjudicating authority or special director levying any penalty shall while filing appeal deposit the amount of such penalty with such authority as may be notified। आपको पेनल्टी का परसेंटेज कुछ देना पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है।
थर्ड बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इन एनी पर्टिकुलर केस एपलेट ट्रिब्यूनल इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट द डिपॉजिट ऑफ सच पेनल्टी वुड कॉज अनड्यू हार्डशिप। मैं क्यों अपील कर रही हूँ? क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकती हूँ ना, तभी तो मैं अपील कर रही हूँ। या मैं नहीं देना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है, और अपील करने के लिए भी, उस गलत के अलग खिलाफ बोलने के लिए भी तुम्हें पैसा देना पड़ रहा है, तो और गलत बात है। तो उन्होंने बोला अगर उस पैसों से आप, हमें लग रहा है आप जेन्युइन इंसान हो और वो पैसा देकर आपको हार्डशिप्स होंगे, तो हम आपको कई बार ही मना भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं रहता पैसा। द अथॉरिटी द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद सच डिपॉजिट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में डीम फिट। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। और फोर्थ वाला पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। हमने पहले पढ़ रखा था 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच अ कॉपी ऑफ ऑर्डर में मेड बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑफ स्पेशल लेटर इज रिसीव्ड बाय द अग्रीड पर्सन और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ आपके खिलाफ? हाँ, कि अगर हम 45 दिनों में उसके बाद भी गए थे स्पेशल डायरेक्टर के पास, तो जो उसका उसने वो निकाला था ऑर्डर की कॉपी लेकर हम अगले 45 दिनों में एपलेट इसके के पास पास जा जाते सकते हैं। तो ऑर्डर की कॉपी मिलने पर गिनना शुरू होगा। ठीक है, तो फिर तुम्हारा एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एज में भी अकाउंटेंट। ठीक है, उसके बाद वो 3 छोटे छोटे पैराग्राफ से छोड़ दो, वो प्रोवाइडेड वाला एज पर सेक्शन 19(3) फिर सेक्शन 19(4), ये तीनों पैराग्राफ नहीं पढ़ने। फोर्थ आ जाओ 19(5) वाला, मिल गया सब साथ में। तो 19(5) वाला पैराग्राफ बोलता है कि जो अपील है बिफोर द एपलेट ट्रिब्यूनल 180 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए, 180 दिनों में, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, रीज़न बता देना क्यों नहीं हो पाया और करते क्या है। ठीक है, तो बस ये दोनों पैराग्राफ प्रोवाइडेड वाला भी नेक्स्ट नीचे। ठीक है, 19(5) कहता है 180 दिन, अगला पैराग्राफ प्रोवाइडेड दैट नहीं हो पाया तो रीज़न बता दो कि क्यों नहीं हो पाया। यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत? चलो ठीक है, बस सीधे आ जाओ अपील टू हाई कोर्ट। ठीक, अपील टू हाई कोर्ट में अब क्या बोल रखा है? अगेन हम सब जगह से हार चुके हैं, हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ पर जाने के लिए अगेन दिन बता दिए रहेंगे तुमको 60 डेज में चले गए, और बाकी वो लोग एक्स्ट्रा 60 डेज दे सकते हैं तुम्हें, बस 60 + 60 डेज। पेज नंबर मेरा 26 है, तुम्हारा शायद 25 होगा। एक ही सब्जेक्ट हम हाई कोर्ट ही ना, हो गया, मिल गया। बस ये पैराग्राफ जो तुम्हारा डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन है उसके नीचे नॉट इम्पोर्टेंट है ये, मतलब इसको रीड कर लेना, आसान सा है। क्या करेगा वो? इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा है ना, तो मैं कटवा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आसान बहुत है। हाँ नहीं, उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, बस 2। ठीक है, कॉन्ट्रवेंशन एंड पेनल्टीज। अब कॉन्ट्रवेंशन पेनल्टीज भी हम यूजुअली पढ़ते नहीं हैं क्योंकि पूछा नहीं जाता या ये वो फालतू होता है। हमने एक जगह पर पीछे पढ़ी थी, शायद PMLA में पढ़ी थी, या एक जगह पर और 2 पढ़ी थी, तो मेन खाली तुमने पढ़ लिया। यहाँ पर भी अगेन आसान बहुत है, तो क्यों छोड़ना, कहीं गलती से पूछ लिया तो फालतू में 12 मार्क्स जाएंगे, इसलिए बस इतना, फर्स्ट 2 पैराग्राफ से पढ़ने खाली उतना ही मार्क करना। जो भी आपका कॉन्ट्रावेंशन है सेकेंड लाइन में, contravenes any condition subject to which authorization is issued by RBI, he shall upon adjudication be liable to penalty up to thrice the sum involved in such contravention where such sum is quantifiable। देखो कितना लोग ने फालतू प्रोविजन बनाया है। अगर पता है कि कितना खराब किया है तो उस अमाउंट का इंटू 3, अगर नहीं पता है तो बस कितने 5 लाख या 2 लाख, बस 2 लाख। तो फिर तो ऐसे तो ये क्या बात हुई? नहीं पता है तो 2 लाख, पता नहीं पता नहीं कितना नहीं पता है तो 2 लाख, और अगर पता है तो जो पता है उसका इंटू 3। और उसके बाद तुम्हारी कंटिन्यूइंग वाली है तो 5000 पर डे। मिल गया जी? चलो बढ़िया। सेकेंड पैराग्राफ, if any person is found to have acquired any foreign exchange, foreign security, immovable property situated outside India of the aggregate value exceeding the threshold prescribed under the provisions of subsection 1 of section 37A, ये आई थिंक वो होगा LRS वाला 2.5 लाख वाला। 2.5 लाख के ऊपर अगर आप प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो LRS के ऊपर बिना अप्रूवल के, तो फिर he shall be liable to penalty up to 3 times the sum involved in such contravention and confiscation of value equivalent
situated in India, the foreign exchange, foreign security, immovable property. ठीक, यहाँ तक बढ़िया. सीधे आ जाएं कंपाउंडिंग पर. कंपाउंडिंग भी तुम्हारी सिर्फ इतनी है. अच्छा ये भी तो है ना, कंट्रावेंशन बाय कंपनीज. इसको सेम ही वो नहीं हमने पढ़ रखा कि डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं. बस कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशन में भी तुम्हारा इतना ही आ जाएगा कि भाई कंट्रावेंशन वो कंपाउंड क्या पढ़ा था हमने कि पेनल्टी पैसा देके अगर बात बनती है तो बना लो, तो हम कंपाउंड कर देंगे ऑफेंसेस. तो वही हाँ वो सेटलमेंट हुआ ना. कंपाउंडिंग इज जैसे अगर आप पर ऐसा फाइन लगा है कि या तो पैसा या तो जेल, तो फिर ज़्यादा पैसा देकर जेल माफ़ी हो सकती है. वैसा अगर हमने एक जगह पर पढ़ा नहीं लीगल इशू थे. हाँ इशू हाँ ऑफेंस के बारे में तुमको पढ़ाया था कि जहाँ पर पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट लिखा होता है वो कंपाउंडेबल नहीं होती, क्योंकि दोनों चीज़ होगी जहाँ पर वो कंपाउंडेबल होते हैं. ठीक है, इसके ये रूल्स नहीं पढ़ने सारे, एप्लीकेशन कंपाउंडिंग ये वो कुछ भी नहीं पढ़ना. तुम्हारा सिर्फ ये मेन फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ जो है ना एक वो, और इसका कंपाउंडिंग का और क्या 2-3 तो पहले ना अभी 2 के बाद बात हो रहे हैं. नहीं आगे मतलब ये वाला प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग है ना, ये वाला पढ़ना बस. तुम्हारे में नहीं? अच्छा तुम्हारे में है ही नहीं. ये देखो नहीं 3 पेज तो इसके भी दिए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड सीधा आ गया. नहीं है हमारे. सीधा आ गया ही आ गया. और ये एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग प्रोसीजर क्या बात. मेन कंपनी का फर्क है. मैं फालतू मेहनत करी हूँ. चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया तो इसके अंदर भी कुछ फर्स्ट पैराग्राफ नहीं फर्स्ट पैराग्राफ हाँ ये दोनों पैराग्राफ तो पढ़ो. ये दोनों पैराग्राफ पढ़े, एक नहीं. मैं छुड़वा नहीं रही हूँ ऐसा. पढ़ो पढ़ो अभी पढ़ो. पढ़े ये तो वही सेम चीजें हैं बस. उसके बाद तुम्हारा बंदा अपॉइंट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आरबीआई को कौन गवर्न करता है उसकी बात आ गई. बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. दे आर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. Constitution of Central Board of Directors are as under official और नॉन ऑफिशियल. ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं जो आरबीआई को गवर्न करते हैं. उनको अपॉइंट करने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द आरबीआई एक्ट. ठीक है, उसके अंदर कौन कौन होता है. एक ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं. ऑफिशियल मतलब वो लोग जो रोज काम पर रहेंगे. नॉन ऑफिशियल मतलब कभी कभी आएंगे, मतलब वो वाले क्या कहते हैं इसको पार्ट टाइम. तो अब ऑफिशियल के अंदर कितने हैं. नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एक फुल टाइम गवर्नर और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. कौन गवर्नर चल रहा है अभी. इंपॉर्टेंट है. हाँ कितना तो छुड़वा दिया अभी क्यों. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यही तो पढ़ रहे हैं हम. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बैठा है. हाँ चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टॉपिक में है. कौन है नोट पे कौन साइन कर रहा है. कौन से आरबीआई गवर्नर. पता नहीं कब देखा था. उज्जीत के बाद आया था. शाबाश. रघुराम यादव वो पता नहीं कौन था. मेरे को याद उरुजीत एक बंदा था. उरुजीत सिंह. वो नहीं दास था. उरुजीत दास ऐसा कुछ. मोहम्मद हर जीत के आगे से लगता है.
पर हर जीत के आगे लगता है। नॉन ऑफिशियल कौन से हैं? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट 12, अदर्स 4, यहाँ भी टोटल कर दो, 16। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये नहीं करना, ये पूछते नहीं है बस, लेकिन इसको काटो मत। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना तुम्हारा खाली यही है ना, हाँ, तो ये कम चांस है पूछने का। पहले ना जो पुरानी किताबें थी उसमें एक बंदे का ड्यूटी सब लिखा हुआ था, तो वो तुम्हारा निकाल दिया, इसलिए बस इसके नाम है, एक बार बस देख लेना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये बहुत ही आसान है और काम की चीज़ है, क्योंकि पूछ लिया तो आराम से तुम गप्पे भी मार के आ सकते हो। आरबीआई के फंक्शन तुम्हारे पता है, वो मनी प्रिंट करता है, मैनेज करता है, छापना छुपना वाला काम था। उसके अलावा वो रेपो रेट, बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंकर्स टू बैंक है, पूरा वो इकोनॉमिक्स पुरानी, बस ये वही चीज़ है। रेगुलेटर, सुपरवाइज, मैनेजर ऑफ फॉरेन करेंसी इशू, बस बढ़िया।